हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले की क्लास में मैंने चीन जापान युद्ध के कारणों के संबंध में जिक्र किया था। इस क्लास में हम चीन जापान युद्ध के परिणामों के संबंध में चर्चा करेंगे। चीन और जापान का युद्ध पूर्वी एशिया के इतिहास में एक निर्णायक और दूरगामी घटना थी। इस युद्ध के परिणाम काफी महत्वपूर्ण थे। चीन जापान युद्ध ने चीन की कमजोरी के साथ साथ जापान की ताकत से उस समय पूरे विश्व को अवगत करा दिया। इस युद्ध से जापान ने दुनिया के सामने यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी यूरोपीय शक्ति से कमजोर नहीं है तथा चीन से जीतने के पश्चात उसने यूरोपीय ताकतों के साथ किए गए सभी असमान संधियों को धीरे धीरे बारी बारी से रद्द कर दिया। जापान ने अपने देश में विदेशियों के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया तथा जापान यूरोपीय राज्यों के समकक्ष आ गया। चीन जापान युद्ध में जापान की विजय से उसकी साम्राज्यवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला, जो जापानी साम्राज्यवाद का आधार बन गया। इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात चीन को अपनी ताकत का एहसास हो गया और उसने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया। चीन को हराने के 10 वर्षों के पश्चात उसने युद्ध में रूस को चुनौती देकर उसे हरा दिया। इस घटना के पश्चात यूरोपीय देश भी जापान की ताकत से परिचित हो गए और उसके क्षेत्रीय विस्तार को भय के दृष्टि से देखने लगे। जापान को उस समय पीत आतंक यानी येलो पेरिल का नाम दे दिया गया। चीन जापान युद्ध का प्रभाव जापान की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा। मेइजी संविधान को लागू करने के बाद जो चुनाव हुए उससे जापान में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई। सरकार और संसद में लगातार संघर्ष होने लगे। कई दलों के निर्माण से जापान में राजनीतिक दलों का भी प्रभाव बढ़ने लगा। पर युद्ध के आरंभ होते ही जापान में आंतरिक स्थिरता कायम हो गई। सरकार और संसद में समझौता हो गया और युद्ध के भारी भरकम बजट को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। सर्वसम्मति से यह स्वीकार भी कर लिया गया कि युद्ध के लिए जितनी आवश्यकता होगी सरकार उतने धन का इस्तेमाल कर सकती है। इस युद्ध का चीन पर भी प्रभाव पड़ा। जापान से हारने के पश्चात चीन इस युद्ध में जापान से हार गया, जिसकी किसी को आशंका नहीं थी। वह एक ऐसे देश से हारा था जिसकी उसकी नज़रों में कोई हैसियत नहीं थी। जापान के आधुनिकीकरण को भी वह कन्फ्यूशियसवादी समाज के दृष्टिकोण के प्रति विद्रोह मानता था। जापान से पराजय के पश्चात चीन का महत्व अपने देश के साथ साथ विदेश में भी काफ़ी कम हो गया। इस युद्ध के पश्चात चीन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ तथा पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों में परिवर्तन आरंभ हो गया। 1895 ईस्वी तक पश्चिमी देशों की चीन में दिलचस्पी मुख्य रूप से वाणिज्यिक कारणों से थी। वे उससे व्यापार करना चाहते थे। व्यापारी चीन से रेशम और चाय खरीदने के बदले चीन को चांदी, अफीम और कई तरह की वस्तुएं बेचते थे। पर इसी क्रम में वे लगातार घुसपैठ करते हुए चीन के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके थे। पर चीन जापान युद्ध के पश्चात स्थिति पूरी तरह से बदल गई। चीन की दुर्बलता पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसे एक छोटे से एशियाई देश ने पराजित कर दिया था और उसके अधीनस्थ कई क्षेत्र उसके हाथों से निकल चुके थे। उसकी प्रादेशिक अखंडता भी समाप्त हो चुकी थी। यह देखकर सभी यूरोपीय देश चीन के लूट खसोट में हिस्सेदार बनने का प्रयास करने लगे। नए दौर में यूरोपीय शक्तियों तथा जापान ने भी चीन के भूभागों पर कब्जा जमाना आरंभ किया। रूस को ट्रांस साइबेरियन रेलवे
को उत्तरी मंचूरिया से व्लादिवोस्टोक तक जोड़ने का अधिकार मिल गया। चीन द्वारा जापान को जो हर्जाना देना था उसके लिए उसने फ्रांस से ऋण लिया और उसकी अदायगी की गारंटी रूस ने ली, जिससे चीन पर उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। कोरिया में भी रूस वर्षों से अपना प्रभाव बढ़ाता रहा था। 1898 ईस्वी में रूस ने चीन से पोर्ट आर्थर और दायरन क्षेत्र का पट्टा प्राप्त कर लिया तथा उसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जोड़ दिया। उसने एक रूसी चीनी बैंक भी खोला और मंचूरिया तथा उत्तरी चीन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1897 ईस्वी में चीनियों द्वारा कुछ जर्मन पादरियों की हत्या का बहाना बनाकर सांतुंग प्रांत में क्याओचाओ बंदरगाह का पट्टा जर्मनी ने 99 वर्षों के लिए चीन से हासिल कर लिया और वहां एक नगर बसाकर उसे रेलवे लाइनों द्वारा चीन के अंदरूनी भूभागों तक जोड़ दिया गया। इंग्लैंड ने भी एक बंदरगाह का पट्टा लेकर उसे यांगत्से नदी की घाटी को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया तथा वहां रेलवे लाइनें, उद्योग चलाने, खानों पर काम करने का एकाधिकार हासिल कर लिया। दक्षिणी चीन पर फ्रांस ने भी अपना प्रभाव बढ़ाया। इस प्रकार यूरोपीय राज्यों ने तरह तरह से चीन को लूटना आरंभ किया। दूसरी ओर चीन जापान युद्ध में हार के पश्चात चीनी लोगों को भी अपनी कमजोरी का पता चल गया और उनमें विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। लोगों में इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार मंचू सरकार को माना और उससे छुटकारा पाने का वे प्रयास करने लगे। सरकार विरोधी कई गुप्त संगठनों की स्थापना हुई। एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसमें विद्रोहियों जिसके सदस्य मुक्केबाज होते थे, अतः इस विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह कहा गया। उन्होंने विद्रोहियों को चीन से बाहर निकालने का संकल्प लेकर 1900 ईस्वी में विद्रोह आरंभ किया। यद्यपि बॉक्सर विद्रोह दबा दिया गया पर विद्रोह शांत नहीं हुआ और 1911 ईस्वी में अंततः मंचू राजवंश का पतन हो गया। चीन जापान युद्ध के पश्चात चीन में सुधार की भी शुरुआत हुई। मंचू शासकों ने सुधार कार्यक्रमों को लागू किया पर यह योजना बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात सुधारों का एक नया दौर आरंभ हुआ पर वह सुधार भी लागू नहीं किया जा सका, जिसके कारण क्रांति आवश्यक हो गई। चीन जापान युद्ध ने जापान और ब्रिटेन के बीच संधि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। जिस समय यूरोपीय राज्य जापान से सिमोनेस्की की संधि में संशोधन करने की तैयारी कर रहे थे और उस पर दबाव डाल रहे थे, उस समय जापान ने ब्रिटेन से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, पर उस समय ब्रिटेन ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वह रूस का विरोध करने के लिए जापान को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। ब्रिटेन द्वारा संधि में हस्तक्षेप नहीं करने पर जापान काफी प्रसन्न हुआ और उसने धीरे धीरे ब्रिटेन से संबंध बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार चीन जापान युद्ध ब्रिटेन और जापान के बीच संबंध बढ़ाने के लिए एक आधार बना। चीन जापान युद्ध को रूस जापान युद्ध का आधार माना जाता है। रूस ने चीन जापान युद्ध के पश्चात सिमोनेस्की की संधि में बदलाव लाने के लिए जो रुख अपनाया, उससे जापान काफी नाराज हुआ। एक विजेता होने के बावजूद उसे युद्ध से प्राप्त लाभों को छोड़ना पड़ा था और इसके लिए वह रूस को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता था। इस घटना के पश्चात जापान रूस को अपना शत्रु मानने लगा तथा उससे बदला लेने का अवसर तलाश करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिससे रूस के साथ उसका युद्ध अनिवार्य हो गया तथा 1904 ईस्वी में रूस और जापान का युद्ध आरंभ हो गया। थैंक यू।